जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप उसका लें तो वो डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। और जैसे कि हमारे पास एफ अगर है कोई एंटी डेरिवेटिव है जिसकी डेफिनेशन एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इंटीग्रल्स हमारे पास टोटली डिपेंड करेगा एंटी डेरिवेटिव के इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे। तो हम इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जबकि अगर आप किसी कंटूर के अलोंग लेते हैं इंटीग्रल लेते हैं तो वो पार्ट डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास कोई इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, जैसे कि एफ ऑफ एक्स का ए बी पे आप डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं तो वो इनिशियल फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो यही हम जानना चाहते हैं, जो इसको पाथ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कि अगर मैं कंटूर इंटीग्रल लूँ एफ ऑफ जेड का तो वही पाथ इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, पाथ डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कि अगर आपके पास कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड का हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल, ये हम देखना चाहते हैं कंटूर सी इन डी with an initial point z naught initial and z1 is final। तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट्स कंटूर ले लिए हैं z नॉट से z1 तक, एक है ग्रीन में और एक है आपके पास रेड में। तो किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव करूँ मेरे पास अगर आपके पास रिजल्ट सेम आता है तो हम ये कहेंगे कि कंटूर हमारा जो इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि मैं अगर ग्रीन लाइन पे मूव होता हूँ और जेड नॉट से ग्रीन लाइन के अलॉन्ग कंटूर पे z1 पे पहुंचता हूँ और c1 पे मैं जाके अगर c1 का जो डायरेक्शन है उसको इन्वर्ट कर दूं तो आप देखोगे कि ये z नॉट से z1 और z1 से फिर z नॉट ये क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा। या फिर मैं रेड लाइन के अलॉन्ग मूव हूँ और जाके c की वैल्यू को इन्वर्ट कर दूं तो ये भी आपके पास क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल है अगर आपके पास और आपका फंक्शन अगर एनालिटिक है इन डोमेन में, तो हमारा थ्योरम जो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कॉशी थ्योरम वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास कि क्लोज इंटीग्रल ये हुआ हाफ इंटीग्रल और ये नेक्स्ट हाफ ये है वो इज इक्वल टू जीरो है। ये C1 नेगेटिव शो कर रहा है कि हमने इंटीग्रल की जो पाथ की कंटूर की जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट की हुई है। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि -c1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू -c1 इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। वही मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है और हम देख रहे हैं कि आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव हो c1 या c के अलॉन्ग आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि एनालिटिसिटी इम्प्लाई करती है पाथ इंडिपेंडेंस। अगर आपके पास डोमेन में फंक्शन एनालिटिकल है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें कि -1 से अगर मेरा कंटूर स्टार्ट होता है और एंड होता है -1 से +1, ये ग्रीन जो आपको शो हो रही है लाइन, तो मैं इसका कोई भी पॉइंट ले लूँ जो कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी कंटूर ले लूँ -1 से लेके जो स्टार्ट हो रहा हो और -1 प्लस आयोटा पे एंड हो रहा हो, तो मेरे पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। अब हम आते हैं एंटी डेरिवेटिव पे। जैसे रियल वैल्यू फंक्शन में एंटी डेरिवेटिव था, इसमें भी एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन वही है कि अगर डोमेन में एफ कंटिन्यूस है तो एफ एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर ई जेड इन डी, देन एफ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू माइनस कॉज कॉज जेड है, वो एंटी डेरिवेटिव है एफ जेड इज इक्वल टू प्लस साइन जी के। तो ये हम कहेंगे कि एफ ऑफ जी इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ साइन जी। हम कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रल, इफ एफ इज कंटिन्यूस इन डी और एफ एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ प्राइम जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो आप कोई भी कंटूर लें जो कनेक्ट कर रहा हो जेड नॉट से जेड वन तक, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन ये भी उसी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा जैसे कि हमारे पास रियल फंक्शन में करता है, कैलकुलस में करता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा सेम रिजल्ट है। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं। प्रूफ है हमारे पास जैसे z हम पैरामीटराइज करते हैं t पे और t स्टार्ट होता है a से b तक। तो f ऑफ z अगर आप देखें dz, तो dz को आप कन्वर्ट करो dt में तो z प्राइम t dt आ जाएगा आपके पास।
और एफ ऑफ जी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एफ प्राइम, जो हमारे पास ये है, ये रिजल्ट मैंने पुट किया। और बाय चेन रूल आप देखो कि ये रिजल्ट इक्वल है डी ओवर डी टी एफ ऑफ जेड डी टी, कि अगर मैं एफ का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एफ का डेरिवेटिव होगा और फिर जो उसका आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव होगा, जैसे कि ये है। तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे एवेल्यूएट करना पड़ेगा आपको एफ, और इसका रिजल्ट होगा एफ एट फाइनल माइनस एफ एट इनिशियल। तो अगेन हमारे पास ये कंप्लीट प्रूफ है इस स्टेटमेंट का, इसे हम कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रल। एग्जाम्पल, अगेन वही मैं एग्जाम्पल, लेकिन इस बार मैं डिटेल से देख रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन 2z गिवन है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z है। इसका एंटी डेरिवेटिव है जेड स्क्वायर, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ जेड स्क्वायर की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे एवेल्युएट कर लेना है। तो ये मेरे पास फाइनल है, ये इनिशियल है, तो मैंने एवेल्युएट किया, मेरे पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। तो आप देखें पाथ इंडिपेंडेंसी की वजह से आपको इंटीग्रल एवेल्युएट करने में कितनी आसानी होगी। तो अगेन मैं इसको स्टेट कर रहा हूँ, इफ a continuous function f has f prime g is equal to f z, then f of z dz is independent of path। कि अगर हमारे पास किसी continuous function के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि कंटूर जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी कि कंट्रोल उल्टा जा रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। Independent of path of f of z dz implies that f has antiderivative everywhere in d। तो इसको देख लेते हैं, इसको अब हम रेस्ट ऑफ द लेक्चर हम इसे f of z dz is independent of path in d, और f of z की डेफिनेशन z नॉट से z, f of s ds, ds हमारे पास s जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, फंक्शन है, और z नॉट हमारे पास फिक्स है, और z हमारे पास डोमेन में कोई भी पॉइंट है जहाँ पे हम डेरिवेटिव एवेल्युएट कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है, ख्वाहिश ये है कि f प्राइम इज इक्वल टू f ये शो करना है हमने। तो मैंने z प्लस डेल्टा z इस पॉइंट पे और माइनस किया इसे f ऑफ z इस पॉइंट पे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक कि मैंने इंटीग्रल के लेना होगा, मैंने फिक्स पॉइंट से z नॉट से लेके z प्लस डेल्टा z तक, तो z नॉट से लेके z प्लस डेल्टा z से, तो f ऑफ z का होगा z नॉट से लेके z तक। तो आप यहाँ पे देखें कि इस ये जो है z नॉट z, जबकि ये जो मजमू है z नॉट से z तक और z से लेके z प्लस डेल्टा z तक, तो ये जो अगर इनमें से एक टर्म होगी z नॉट से लेके z तक, वो इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास आ जाएगा z से लेके, ये z से लेके z प्लस डेल्टा z तक। अब वहाँ उस रिजल्ट को वहीं पे छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम यूज करते हैं। लेकिन एक और चीज देखें कि अगर आपके पास विद z फिक्स अगर आप कर दें तो, और डेल्टा z, तो हम इसको देख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड डेल्टा z अगर मैंने वैल्यूएट करना है तो डेल्टा z होगा z से लेके z प्लस डेल्टा z तक। तो एफ ऑफ जेड यहाँ पे साथ आ गया, इस रिजल्ट को डेल्टा z को मैं लिखा है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो z इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो इसका रिजल्ट आएगा s, और s की मैं वैल्यू पुट करोगे z प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा डेल्टा जेड, एग्जैक्टली यही रिजल्ट। और एफ ऑफ जेड को मैं यहाँ पे अंदर लेता हूँ, वैसे भी ये कांस्टेंट है, इधर जेड की वैल्यू है, एस नहीं आ रही, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो आप एफ ऑफ जेड को इस डेल्टा जेड इस तरफ ले हैं, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन होगा। अब ये जो लास्ट रिजल्ट मैंने यूज किया एफ ऑफ जेड डेल्टा जेड इक्वल टू दिस, इसको मैं यूज करूंगा प्रीवियस रिजल्ट में, इस वाले में। तो दोनों तरफ मैं फंक्शन के एफ ऑफ जेड डेल्टा जेड माइनस कर देता हूँ, तो मैं दोनों पे माइनस करता हूँ एफ ऑफ जेड, ये देखो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो और इसकी राइट हैंड साइड की थी ये थी, तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो दोनों पे आप देखो दोनों की इंटीग्रेशन लिमिट सेम है और दोनों एस पे एवेल्युएट हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया इनको, डेल्टा एस, तो यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा एस। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉमन और डेल्टा जेड को पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे डेल्टा जेड आ गया, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे डेल्टा जेड आ गया। एफ अगर हमारे पास कंटिन्यूस है एट पॉइंट जी, इसका मतलब ये है, ये एनालिटिसिटी की डेफिनेशन में अप्लाई कर रहा हूँ जो हमने 17.4 में देखा है।
फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ये हमारे पास थी रेंज और ये थी क्या थी डोमेन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सो कि अगर आपके पास जो एफ ऑफ अपने नेबरहुड इसकी डिफाइन की है एफ एस माइनस एफ ओ जेड मच लेस देन एप्सिलॉन, और ये जो जिस पॉइंट पे आप इसको वैल्यूएट करें वो लेस होगा डेल्टा से, तो हम अगर हम चूज करें डेल्टा जेड सो दैट डेल्टा जेड एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, तो आप देख सकते हो कि आप ये कंडीशन ये वाली आप अप्लाई करोगे एप्सिलॉन वाली और डेल्टा वाली, वो देख लेते हैं आप। तो दोनों तरफ मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के साथ मैंने दोनों को अलग अलग वैल्यूएट करना चाहा, तो आपके पास जो जो इस इंटीग्रल का रिजल्ट है इस डेफिनेशन के मुताबिक, इसके मुताबिक आप यहाँ पे यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि फंक्शन मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये विड्थ जो डेल्टा जेड बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा जेड से कैंसिल और इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया आपके पास। तो अब अगर आप इसमें ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास साइड अप्रोच टू जीरो हो जाएगी और आपके पास ये आ जाएगा। तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ प्राइम क्या है, तो एफ ऑफ जेड, तो इफ एफ इज एनालिटिकल इन डी एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इन डी, तो यही हमने प्रूव करना था जो हमने अब प्रूव देख लिया है। एक और चीज में हम बताते चलें कि हम देख चुके हैं 1 ओवर जेड इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ लॉग जेड, इसको हम रिजल्ट को एवेल्युएट करते हुए हमने एक ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सपोज डी इज इंटायर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सेप्ट ओरिजिन, तो हमारे पास ओरिजिन पे आप देखो कि ये ब्लो अप हो जाएगा, तो हमारे पास इंटायर डोमेन है, हर जगह पे एनालिटिकल है, लेकिन हमारे पास ओरिजिन पे एनालिटिकल नहीं है। तो वन जेड इज एनालिटिकल इफ सी इज क्लोज एंड कंटेन ओरिजिन, तो अगर आपके पास जो कोई कंटूर लेते हो और वो कंटूर जो है ओरिजिन को भी इंक्लूड करता है, ओरिजिन भी उसका हिस्सा है, तो आप थ्योरम के मुताबिक 1 ओवर जेड डी जेड का लोज इंटीग्रल इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो ये हमारे पास 2 बाई ओटा होगा, जैसे कि हम लास्ट रिजल्ट एक देख चुके हैं। इसमें जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और जेड माइनस जेड नॉट है, ये इसकी पावर 1 है और आप देखो कि एन पावर 1 के लिए ये इंटीग्रल रिजल्ट 2 बाई आयोटा होता है।